आम आदमी पार्टी के एक नेता उमेश सिंह ने अरविंद केजरीवाल का एक नया ऑडियो स्टिंग जारी किया है। इसमें अरविंद केजरीवाल प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के खिलाफ आग बबूला होते और अपशब्दों का इस्तेमाल करते सुनाई दे रहे हैं। मैं इस लड़ाई झगड़े के लिए नहीं आया था, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। आप प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के साथ आप मिलकर काम कीजिए, आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं इस लड़ाई झगड़े के लिए नहीं आया था। अगर जरूरत पड़ी तो मैं आम आदमी पार्टी छोड़ के अलग पार्टी बनाने की सोच रहा हूँ। आप लोग संभालिए आम आदमी पार्टी, बहुत अच्छी टीम है। प्रोफेसर आनंद कुमार, पिछले 4 दिन में प्रोफेसर आनंद कुमार और अजीत झा ने जो कमीनपंथी करी है, मतलब इतना कमीना। उन्होंने कहा आरटीआई लागू करो, हमने आरटीआई लागू करो, हमने कहा ठीक है तैयार है, बातचीत चल रही है अभी दोनों गुटों में। उन्होंने कहा वॉलंटियर्स पार्टिसिपेट, हमने सारी बातें उनकी मान ली। अब कल वो कहते हैं ये तो हम बार्गेनिंग कर रहे थे, हमारा ये इन चीजों में तो इंटरेस्ट है। तो इतने कमीने हो तुम लोग, क्या बार्गेनिंग कर रहे हो तुम लोग? इतने घटिया किस्म के इंसान हो तुम लोग, जो कम कैपेबिलिटी वाली हमारी टीम कह रहे हो ना, ये प्योर आदमी है। हमारे में क्षमता कम हो सकती है, लेकिन हम दिल के काले नहीं है। ये लोग दिल के काले और ये लोग एक नंबर के कमीने लोग हैं। तो आपको शुभकामनाएं उमेश। सर ऐसा मत समझिए। सुनिए, मेरे को इसके ऊपर और कोई चर्चा नहीं करनी है, इसलिए मैंने अलग कर रखा है। अब ये देख लेते हैं क्या करने हैं, नहीं तो मैं अपने 67 MLA लेके अलग हो जाऊंगा। आप लोग चलाइए आम आदमी पार्टी, मेरे को कोई लेना देना नहीं। प्लीज देखिए, बात ये मेरी आपकी नहीं है सर, बात इस देश की। ये क्या तमाशा है आपका कि सारे मिलके चलो, उनसे जाके बात करो ना। उन सालों ने हराने में, तुम्हारी अच्छी टीम जो कह रहे हो, उन्होंने हमें हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी दिल्ली चुनाव के अंदर। उनको साथ लेके चले, किसी और पार्टी में होते उनके पीछे लात मार के उन पार्टी से बाहर निकाल देते सालों को। कमीने लोग हैं वो एक नंबर के, तुम्हें पता नहीं है वो क्या है। सर इतना नजदीक से तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ। तो फिर मत बोलिए अगर नहीं देख पा रहे हैं तो, ठीक है। एबीपी न्यूज उमेश सिंह के इस स्टिंग की स्वतंत्र पुष्टि नहीं करता। इस स्टिंग की प्रामाणिकता का भी एबीपी न्यूज दावा नहीं करता। पार्टी ट्रैक पे नहीं जा रही। मैंने अपने लिए कि ये बात मुझे फिर से सुननी पड़ेगी, क्योंकि शुरुआत उन्होंने बड़ी अलग ढंग से हो गई, इसलिए मुझे लगा कि ये पूरी हमारी बात रिकॉर्ड होनी चाहिए। और मैं 4-5 दिन इन सारी चीजों को देखने के बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि अब तो ये बात हो गई है कि हम ऊपर के इन झगड़ों से अलग उन सिद्धांतों के लिए कल की राष्ट्रीय परिषद तय करे और बता दे उन ऊपर के नेताओं के कि तुम एक रहो और मुद्दों के साथ रहो, कोई तुम अलग नहीं हो, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, एक बन के रहें आप, तो हम आपके साथ हैं। अरविंद केजरीवाल के स्टिंग पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आशुतोष। स्टिंग में सुनाई दे रहा है अरविंद केजरीवाल गाली गलौज कर रहे हैं। पार्टी के जो नेता हैं योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, आनंद कुमार, उनके संबंध में बहुत ही अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या प्रतिक्रिया? मैंने तो स्टिंग ऑपरेशन देखा नहीं, लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि अगर पहली बात तो एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन है, यानी किसी षड्यंत्र के तहत ये कॉल किया गया है और उस कॉल के तहत अरविंद को प्रोवोक किया गया है और प्रोवोक करने के बाद जानबूझ के उसका रिकॉर्ड किया गया है ताकि कल उनकी छवि को बदनाम किया जाए। दूसरी बात, क्या आपके पिताजी ने कभी आपको गाली गलौज नहीं की है? क्या आपके घर वालों ने कभी आपको डांटा फटकारा नहीं है? नहीं, अगर नहीं किया हो तो बता दीजिए। मैं अपने पिताजी के उम्र के व्यक्ति के बारे में इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करता। सर प्रशांत, योगेंद्र और आनंद कुमार तो बड़े हैं। प्लीज एक बात सुन लीजिए, जब आप गुस्से में होते हैं और ऐसी स्थिति में जब जिन लोगों ने पार्टी को पहले हराने का काम किया, बाद में पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे हैं, आदमी को गुस्सा आएगा। योगेंद्र जी, अभी जो मैं सुन रहा हूँ टीवी पर और जिस तरह की भाषा हमें सुनाई दे रही है, क्या ये एक मुख्यमंत्री की भाषा है? दिबांग, मैं इस पर सचमुच टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मेरी पे टिप्पणी की जिम्मेवारी बनती है अगर मैंने कहा होता। मैंने कहा नहीं है। मैं टेप की ऑथेंटिसिटी भी वेरीफाई नहीं कर सकता, तो इस पे आप कृपया मुझे माफी। क्या आपको लगता है कि आपने लोगों को पहचानने में गड़बड़ की? और सीधी बात है, क्या आपने अरविंद केजरीवाल को पहचानने में गड़बड़ की? दिबांग, आप एक उस टेप के आधार पे जो मैंने ठीक से सुना नहीं है, जिसका पूरा संदर्भ मैं नहीं जानता, उसके आधार पे मैं अरविंद भाई के व्यक्तित्व पे टिप्पणी कर दूं, उनके जितने गुण मैं जानता हूं उन सबको भूल जाऊं, ये अभी संभव नहीं है। योगेंद्र जी, क्या आप इसमें अपना दिल बहुत बड़ा करेंगे? आशुतोष का दिल बड़ा यहाँ पे नजर आ रहा है। वो कह रहे हैं कि इस तरह की बातें पिता अपने बच्चों से बोल देते हैं। देखिए, ये होता रहता है हमारे परिवार में। पिछले साल अरविंद भाई ने कहा था, योगेंद्र मेरे बड़े भाई हैं, मुझे थप्पड़ भी मार दें तो ठीक है। मैं इतना ही कह सकता हूँ, वो मेरे छोटे भाई हैं।
अगर कुछ ऊंच नीच बोल दिया, प्राइवेट में बोल रहे थे ना, बाहर खड़े होकर तो नहीं बोल रहे थे, उन्हें पता भी नहीं था कि स्टिंग चल रहा है। जो कुछ मेरे बारे में बोला गया है उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ, मेरे छोटे भाई हैं, बोला छोड़ो, माफ करो। कल आप जाएंगे मीटिंग में? और निश्चित जाएंगे, निश्चित जाएंगे अगर मीटिंग कायदे से हुई हो। इस समय हैं आनंद कुमार जी, जो खबरों में हैं, और खबरों में इसलिए हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जो बातचीत की है, जिसका स्टिंग हुआ है, उसमें इनका उल्लेख है। तो एक तरीके से तो आप चर्चा में हैं। बहुत शर्मिंदा हूँ इस वजह से चर्चा में होने के लिए, बहुत शर्मिंदा हूँ। वो तो बता रहे हैं कि क्या होना चाहिए आपके साथ, पीछे से लात पड़नी चाहिए और तरह तरह के अलंकार दिए जा रहे हैं। उम्मीद थी कि ऐसे नेता के साथ आप काम कर रहे हैं जो इस तरह की भाषा इस्तेमाल करेंगे। सब कुछ बहुत अप्रत्याशित है, और वैसे तो आपके साथ बात करने में शब्दों की कभी कमी नहीं रहती है, लेकिन अभी शब्द मेरे पास नहीं है, और मैं इसको अब अपने से ही पूछ रहा हूँ। हाँ, सबसे मैं ये जरूर कहूँगा कि सार्वजनिक जीवन में अगर आने का शौक है तो भाषा का, शब्दों का भी कुछ एक सिलसिला होता है। क्या चाहते हैं आप? मैं आपके भविष्य के बारे में बात कर रहा हूं। मेरा कोई भविष्य नहीं है, मेरा वर्तमान है, और वर्तमान ये कहता है कि अपने नागरिक धर्म को निभाओ। डॉक्टर लोहिया ने कहा था, राजनीति अल्पकालीन धर्म है, और इस धर्म को निभाने में बहुत जोखिम उठाना पड़ेगा। मुझे ये सुनकर दुख हुआ कि कितना ज़्यादा जहर उनके दिमाग में मेरे योगेंद्र यादव, आनंद कुमार और अजीत झा के प्रति हो गया है, जिसमें कि वो इस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं और ये कहते हैं कि अगर ये लोग पार्टी में रहे तो मैं पार्टी छोड़कर एक दूसरी पार्टी बना लूँगा अपने 67 MLAs के साथ। तो इतना जहर मैंने नहीं सोचा था कि इतना ज़्यादा जहर हो गया है। इससे मुझे बहुत दुख हुआ। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल पर लगाए गए तानाशाही रवैया अपनाने के आरोप। प्रशांत भूषण ने कहा, कांग्रेस का समर्थन लेने पर अड़े केजरीवाल ने अलग पार्टी बनाने की धमकी भी दी थी। अरविंद की तरफ से बार बार ये बात बहुत जोर की कही जा रही थी कि भाई हम इन लोगों के साथ काम नहीं कर सकते, या तो ये लोग पार्टी चला लें और मैं अलग होके एक राज्य का दल बना लूंगा अपने 67 MLAs के साथ। एक पेशकश करी गई कि दिल्ली में फिर से कांग्रेस का सपोर्ट लेकर आम आदमी पार्टी सरकार बना ली। पीएसी की मीटिंग में 5 लोगों ने इसका विरोध किया, 4 लोगों ने समर्थन किया। फिर भी अरविंद ने ये बोला कि मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ और मैं ये फैसला कर रहा हूँ कि हम कांग्रेस का समर्थन लेकर फिर से सरकार बनाएंगे। आप पार्टी का अंदरूनी विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। पार्टी के 2 संस्थापक सदस्य योगेंद्र यादव व प्रशांत भूषण ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस विवाद में अपना पक्ष रखा। योगेंद्र यादव ने कहा कि उन्होंने कभी किसी व्यक्ति या पद को मुद्दा नहीं बनाया, वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि पार्टी अपने सिद्धांतों से समझौता न करे। जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं ये हमारे व्यक्तिगत मुद्दे नहीं है, इन मुद्दों में हमारा व्यक्तिगत कुछ है ही नहीं। ये इस आंदोलन के वो मूल मुद्दे हैं जिनको लेके हजार लोग रामलीला मैदान में आए थे, करोड़ों लोगों ने अपनी उम्मीदें बांधी थी। इस विवाद के बीच सबकी नजरें टिकी हैं कल होने वाले दिल्ली में राष्ट्रीय परिषद की बैठक पर। योगेंद्र यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो 5 मुद्दे भी गिनाए जिन्हें वो आम आदमी पार्टी में लागू करवाना चाहते हैं। मूल मुद्दा था कि जिस स्वराज को हम पूरे देश में लाना चाहते हैं वो स्वराज इस पार्टी के भीतर होगा या नहीं। इस राज्य इकाई को आप इतना अधिकार दे दीजिए कि म्युनिसिपैलिटी और पंचायत का चुनाव का अधिकार राज्य इकाई स्वयं फैसला कर सके कि जो मर्यादा उल्लंघन के मामले हैं उसकी जांच हो जाए। तीसरा मामला हमने उठाया कि आम आदमी पार्टी का वॉलंटियर इसका प्राण है, वॉलंटियर की बात सुनी। और चौथी बात हमने कही कि पारदर्शिता का सिद्धांत जो हम सारी दुनिया पे लागू करते हैं
वो हम अपने आप पे भी लागू करें। कहा पांचवा मुद्दा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जितने रिक्त पद पड़े हैं, राष्ट्रीय परिषद की बैठक में सीक्रेट बैलेट के जरिए उनको भर दिया जाए। आम आदमी पार्टी के केजरीवाल खेमे ने दिया योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के आरोपों पर जवाब। संजय सिंह, आशुतोष और आशीष खेतान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया पलटवार। जिस चीज को आप खुद मान रहे दम नहीं है, जिसको आपने पब्लिकली एक्नॉलेज कर दिया कि उसमें दम नहीं है, वो बेकार है, मीडिया खामखा उसको उछाल रहा है, उसी चीज को आप मुद्दा बनाकर जांच क्यों कराने की बात क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब स्पष्ट है कि आप कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को राष्ट्रीय कन्वीनर के पद से हटाने के का षड्यंत्र लगातार कर रहे हैं, उसमें शामिल है। कुछ गलतियां हम लोगों की ओर से हुई हैं, कुछ गलतियां उनकी ओर से हुई हैं। जो गलतियां की हैं, सार्वजनिक बयानबाजी की है, पार्टी के कार्यकर्ताओं को इससे ठेस पहुंची है। ये बात मैंने उनके सामने रखी, उन्होंने भी इस पे सहमति जताई, बोले ठीक है, सारी बात फाइनल हो गई है। आपको इसलिए बताना जरूरी है कि कल 4 बजे सब कुछ फाइनल हो गया था। किस कारण से गड़बड़ हुआ, इसका जवाब योगेंद्र भाई और आदरणीय प्रशांत जी को देना चाहिए। आम आदमी पार्टी में प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के कथित इस्तीफे पर भी हो रहा है विवाद। केजरीवाल खेमे का कहना है कि दोनों नेता अपनी मर्जी से इस्तीफा दे चुके हैं और उस चिट्ठी में इन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हमारी 5 मांगे हैं, अगर आप इन 5 मांगों को मान लेते हैं तो हम दोनों अपने अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। जब हमने 5 मांगे मान ली तो उसके बाद अब वो कुछ और बातें कह रहे हैं। लेकिन योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण का कहना है कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था, बल्कि पार्टी से जुड़े मुद्दे उठाए थे। कुल मिला के सारी बातचीत में एक जिद थी और जिद ये थी कि या तो शराफत से इस्तीफा दे दो, नहीं तो तुम्हें निकालेंगे। क्या दिक्कत है हमारे साथ काम करने में? क्या यही दिक्कत है कि भाई हम उनकी बात को, चाहे अनर्गल बात हो, उसको मान नहीं लेते? सवाल ये भी है कि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के मुद्दों को आम आदमी पार्टी ने अगर वाजिब मानते हुए स्वीकार कर लिया है तो उनके इस्तीफे की जरूरत ही क्यों है? आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेताओं की एक बैठक केजरीवाल के घर भी चल रही है। मनीष सिसोदिया, गोपाल राय, कुमार विश्वास भी इसमें मौजूद हैं। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे राष्ट्रपति ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनके घर जाकर दिया भारत रत्न सम्मान। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भारत रत्न से नवाजा है। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के घर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी प्रोटोकॉल तोड़कर पहुंचे, क्योंकि वाजपेयी जी स्वस्थ नहीं है। वे 45वें व्यक्ति हैं जिनको भारत सरकार ने भारत रत्न से नवाजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा उनके कैबिनेट के दूसरे सदस्यों, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में उनको भारत रत्न से नवाजा। इसके अलावा प्रकाश सिंह बादल, पंजाब के मुख्यमंत्री, राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। आधे घंटे चले इस कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी घोषित कर दिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न दिए जाने के मौके पर पीएम मोदी समेत कई मंत्री और बड़े नेता भी मौजूद थे। ये तस्वीरें अटल बिहारी वाजपेयी के सरकारी घर की हैं। यहाँ पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों से भी मुलाकात की। इसके बाद पीएम ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का स्वागत किया। राष्ट्रपति भवन की तरफ से खास तौर पर वाजपेयी के घर पर ही भारत रत्न समारोह रखा गया था। घर में लगाए गए पंडाल में सभी मेहमानों के बैठने की व्यवस्था थी। इसी मौके पर उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू, बीजेपी के बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद थे। अटल बिहारी वाजपेयी की सेहत लंबे समय से सही नहीं है, इसीलिए राष्ट्रपति ने प्रोटोकॉल तोड़कर खुद उनके घर जाकर उन्हें भारत रत्न सम्मान दिया। स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़ने के लिए पीएम मोदी ने शुरू की नई योजना। जिनको जरूरत नहीं उनसे रसोई गैस पर मिलने वाली सब्सिडी छोड़ने की अपील की। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित ऊर्जा संगम 2015 कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने गिव इट अप सब्सिडी योजना की शुरुआत की। इस मौके पर पीएम ने कहा कि आर्थिक रूप से सक्षम लोग स्वेच्छा से रसोई गैस पर मिलने वाली सब्सिडी लेना छोड़ें, क्योंकि इससे गरीबों का भला होगा। मैं आज विधिवत रूप से देशवासियों से अपील करता हूँ, आइए हम इस गिव इट अप मूवमेंट में जुड़े, हम गैस सब्सिडी को छोड़ें।
प्रधानमंत्री ने यह भी ऐलान किया कि उनकी सरकार अगले 4 सालों में 1 करोड़ लोगों के घरों तक पाइपलाइन से रसोई गैस की सुविधा पहुंचाने में जुटी है। विवादित जमीन अधिग्रहण अध्यादेश दोबारा लाएगी सरकार। राज्यसभा का मौजूदा सत्र खत्म हो चुका है, लेकिन इस अध्यादेश पर राज्यसभा में मोहर नहीं लग पाई है। भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को पिछले साल दिसंबर में जारी किया गया था और इसकी मियाद अगले महीने यानी 5 अप्रैल को खत्म हो रही है। इस अध्यादेश को लोकसभा से पास किया जा चुका है, लेकिन राज्यसभा में सरकार के पास पर्याप्त बहुमत न होने की वजह से इसे पास नहीं कराया जा सका। कांग्रेस समेत विपक्षी दल इस अध्यादेश को किसान विरोधी बताते हुए इसे बदलने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जमीन बिल पर केंद्रीय मंत्री गडकरी को चिट्ठी का जवाब देते हुए कहा है कि यह बिल किसान विरोधी है। गडकरी ने सोनिया को चिट्ठी लिखकर खुली बहस की चुनौती दी थी। सोनिया गांधी ने जमीन बिल पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की चिट्ठी का जवाब दिया है। सोनिया गांधी ने मोदी सरकार के जमीन बिल को किसान विरोधी बताते हुए इसका समर्थन करने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नितिन गडकरी की चिट्ठी के जवाब में लिखा है कि कांग्रेस ऐसे किसी भी कानून का समर्थन नहीं कर सकती जिससे किसानों का नुकसान होता हो। कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार को सलाह दी है कि वो संकुचित सोच पैदा करने वाली राजनीति से ऊपर उठे और यूपीए के बनाए जमीन अधिग्रहण कानून को फिर से पूरी तरह से लागू करे। उन्होंने साफ किया है कि मोदी सरकार ने नए बिल के जरिए भूमि अधिग्रहण कानून में जो बदलाव किए हैं, कांग्रेस उनका समर्थन नहीं करती। सोनिया गांधी ने गडकरी को दिए जवाब में यह भी लिखा है कि किसान विरोधी कानून को पहले तो अध्यादेश लाकर मनमाने ढंग से बदल दिया गया और अब उस पर बहस की बात की जा रही है। सोनिया ने इसे राजनीतिक दलों के बीच आमराय बनाने की प्रक्रिया का मजाक बताया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सचिवालय में मिलने पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आम आदमी पार्टी की दिल्ली में ऐतिहासिक जीत पर दी बधाई। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अरविंद केजरीवाल से मिलने दिल्ली सचिवालय पहुंचे। सचिवालय के गेट पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने नीतीश का स्वागत किया। इसके बाद नीतीश कुमार बेहद गर्मजोशी से केजरीवाल से मिले और उन्हें विधानसभा चुनावों में जीत पर बधाई दी। 5 साल इनको काम करना है और काम कर रहे हैं, तो मेरी पूरी शुभकामना। जितने भी अच्छे काम होते हैं सबको एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए, जो भी अच्छा। इससे पहले नीतीश कुमार सोनिया गांधी से मिलने उनके घर भी पहुंचे। नीतीश कुमार की मुलाकात इस वजह से भी अहम मानी जा रही है क्योंकि इसी साल बिहार में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया ई राशन कार्ड सिस्टम। भ्रष्टाचार करने वालों से कहा सुधरो या दुकान छोड़ो। अभी तक हम सुना करते थे, हमें पता है कि राशन वाले बहुत सारे राशन कार्ड अपने पास रख लिया करते थे। एक आदमी राशन के लिए अप्लाई करता है, राशन कार्ड के लिए, लेकिन उसे पता भी नहीं चलता मेरा राशन कार्ड बन गया नहीं बन गया। तो आज ये जो ई राशन कार्ड शुरू किया गया है, ये इस एक समस्या का समाधान देता है कि अगर आपने राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया तो आपके फोन के ऊपर SMS आ जाएगा कि आपका राशन कार्ड बन गया और आप इंटरनेट पे जाके अपना राशन कार्ड का प्रिंट आउट ले सकते हैं। 2002 हिट एंड रन मामले में अभिनेता सलमान खान आज मुंबई की अदालत में पेश हुए। मुंबई की सेशंस कोर्ट में पेश होकर सलमान खान ने अपना पक्ष रखा। सलमान खान ने कहा कि उनके खिलाफ चला गया पूरा मामला झूठा है। हादसे के वक्त वो गाड़ी में मौजूद जरूर थे, लेकिन गाड़ी वो नहीं बल्कि उनका ड्राइवर अशोक सिंह चला रहा था। सलमान खान ने अदालत में पुलिस की सभी दलीलों और गवाहों को झूठा बताते हुए कहा कि हादसे के वक्त ना तो वो नशे में थे और ना ही गाड़ी चला रहे थे। उनके ड्राइवर अशोक सिंह ने ही पुलिस कंट्रोल रूम को फोन करके इस हादसे के बारे में जानकारी दी थी। अशोक सिंह पुलिस के पास बयान दर्ज कराने भी पहुंचा था, लेकिन पुलिस ने उसका बयान दर्ज नहीं किया और उनके खिलाफ ये झूठा मामला चलाया। एविडेंस पूरा हो चुका है, किस तरह उसको कंसिडर करना है वो न्यायालय का काम है, लेकिन वो आरोपी के खिलाफ एक वो प्रूफ है करके उनको उसके बारे में पूछा गया और उन्होंने उसको नकारा है। दक्षिण पश्चिमी एशियाई देश यमन के गृह युद्ध में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने में जुटी भारत सरकार। यमन भेजे जाएंगे पानी के 2 जहाज।
विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने केरल के मुख्यमंत्री ओमन चांडी को बताया है कि यमन में फंसे करीब 4000 भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए 2 जहाजों को यमन रवाना किया जाएगा। यमन में बड़ी संख्या में केरल की नर्सें भी फंसी हैं। ओमन चांडी की तरफ से जारी बयान के मुताबिक भारतीय नागरिकों को जहाज से यमन के पड़ोसी देश जिबूटी पहुंचाया जाएगा और इसके बाद उन्हें विमान से भारत लाया जाएगा। जो लोग जहाज पर सवार नहीं हो पाएंगे उन्हें सड़क के रास्ते सऊदी अरब पहुंचाकर भारत लाने की तैयारी है। यमन में हूती विद्रोहियों ने राष्ट्रपति मंसूर हादी के खिलाफ निर्णायक लड़ाई छेड़ दी है, जिसके बाद सऊदी अरब ने हादी सरकार को बचाने के लिए यमन की राजधानी सना पर हवाई हमले शुरू कर दिए हैं।